हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शोध श्रृंखला में। पिछली शोध श्रृंखला में हम लोग बात कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके अंतर्गत हम लोग ने बात की मीन की, मीडियन की और मोड की। कैसे निकालते हैं, हम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रेखीय चित्रण, जो भी प्राप्तांक, जो स्कोर्स हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उन स्कोर्स को हम जब आपने मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया या मोड निकाल लिया, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम उसका मीनिंग एट ए ग्लांस समझने के लिए एक ग्राफ बनाते थे। ठीक है ना। और उस ग्राफ को देखते से पिक्चर समझ में आ जाता है, जैसे कि आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, है ना। बिजनेस के या अलग बैंकिंग के अलग अलग ग्राफ आते हैं, और ग्राफ से हमको ट्रेंड समझ में आता है कि ग्रोथ हो रही है या नीचे की तरफ जा रही है ना। तो ये ग्राफ काम करता है ना। तो ये कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, वो किस प्रकार से बनाते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप व्याख्यान को ध्यान से पूरा सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे। और जब आपका लेक्चर खत्म हो जाए, लेक्चर पूरा सुन लें, तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए हम बात शुरू करते हैं। ग्राफिक मेथड, द प्लॉट, इसको हिंदी में अपन कहते हैं रेखा चित्रण और ग्राफ। ठीक है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ प्लॉट। जैसे मैंने अभी आप लोग से बात की कि किसी भी जो भी हमारे पास डेटा आया है, जो भी हमारे पास स्कोर्स आ रहे हैं, उन स्कोर्स को अगर हम एक पिक्चर के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू बहुत इजी बना सके एट ए ग्लांस, हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, देख के हमको समझ में आ जाए कि हमारा स्कोर क्या कह रहे हैं। ठीक है ना। तो ये कोशिश कहाँ करते हैं अपन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस चीज की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि क्या होता है, ये इट इज अ विजुअल टेक्निक used to solve mathematical or optimization problems by plotting relationship on a coordinate plan rather than relying solely on algebraic equations। ठीक है ना। कई बार हमको algebraic equations ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। अगर हमने उन algebraic equations को आपने प्लॉटिंग करके अच्छे से आपने उसको ग्राफ बना के बता रहे हैं, तो वो बात ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। तो इस आधार पे हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। जनरली इसको कहाँ यूज करते हैं अपन, लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, एलपीपी, टू फाइंड द एब्सोल्यूट बेस्ट आउटकम, है ना। और किस लिए करते हैं, ताकि हमको जो कुछ भी हम आंसर बता रहे हैं, उस आंसर को हम ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकें फॉर अ सिनेरियो विथ टू वेरिएबल्स, है ना। जब हम हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो ऐसे आधार इस संदर्भ में हम बहुत अच्छे से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, है ना। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, परंतु उसके भी अब नई टेक्निक्स आ गई हैं, उसकी बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ समझ में बात आ रही है आपको, ग्राफ क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वह है जो भी हम डेटा या स्कोर कलेक्ट करते हैं, उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं, उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफ के द्वारा हम उसको प्लॉट करके दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि एट ए ग्लांस हमको समझ में आ जाए कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। उस आंसर की क्या नेचर है, वो किस तरह उसकी प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या क्या होता है। किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो महत्व होता है, उसका महत्व, सबसे बड़ा महत्व यह है कि इट हैज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। जो इक्वेशंस है, कैसी इक्वेशन है, अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है ना, कॉम्प्लेक्स है, न्यूमेरिकल डेटा सेट जो है, रिजिड है, लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स है ना। तो जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, इनटू इंट्यूटिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन, है ना। जो आसानी से समझ में आने वाली, आसानी से दिखाई पड़ने वाली एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में आपके सामने
आ जाती है। ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, ताकि आप एट ए ग्लांस एक बार आपने किसी चीज को देखा तो आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि हमारे स्कोर्स क्या कह रहे हैं, जो हम वेरिएबल पर रिलेशन देखना चाह रहे हैं वो रिलेशन क्या है। विदाउट फोर्सिंग ब्रेन टू possess raw numbers, graphic method helps instantly grasp ट्रेंड्स, बाउंड्रीज एंड सॉल्यूशन, है ना। देखो वही बात जो मैं आप लोगों को समझा रही थी कि यहाँ पर हमको अपने ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स नहीं डालना पड़ता, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। आप आसानी से केवल जो भी हमने डेटा किया और जो भी हमारे पास रिजल्ट आया उस रिजल्ट का हमने प्लॉट बना दिया, ग्राफ बना दिया, तो उस ग्राफ को देखने के बाद क्या हुआ, तुरंत हमको समझ में आ जाता है कि ना उसमें ट्रेंड क्या डेवलप हो रहा है ना, किस तरह पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है ना। जो बाउंड्रीज है वो किस तरफ है, बहुत हाई रेंज में जा रही है, एट पार जा रही है या एवरेज जा रही है। और सॉल्यूशन हमारा क्या, हमारा जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट हमको क्या दर्शा रहा है। तो ये आसानी से क्लियर हो जाती है बात। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो किसी भी ग्राफ को जब आप बनाते हैं तो उसमें हम देखें सबसे पहली बात क्या डेवलप होता है, यहाँ पर हमारे कॉग्निटिव सिंप्लिसिटी हो जाती है ना। आपने जो कैलकुलेशंस किया था, हो सकता है कि आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे मास्टरी नहीं हो आपकी स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में, तो आपने किसी और से कराया है, ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। परंतु जैसे आपने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ को देख के फिर उसको आप समझने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होता है, कॉग्निटिव सिंप्लिसिटी, है ना। आपका जो संज्ञानात्मक है चीज उसको क्या करता है, बहुत ही सरल बना देता है और उसमें स्पष्टता आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, कैसे बात करते हैं अपन यहाँ पर, क्या क्या किस आधार पर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वहां पे आपके जो कॉग्निटिव लोड है वो रिड्यूस हो जाता है ना। संज्ञानात्मक जो आपका भार दिमाग में पड़ रहा है वो क्या होता है, कम हो जाता है। दूसरी बात, इम्प्रूव मेमोरी रिटेंशन। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो जैसे अभी आप लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो ये बात आपको नई नहीं, आपने सब जानते हैं कि केवल पढ़ा तो थोड़ी देर में भूल गया, परंतु मैंने देखा और पढ़ा तो याद रहा। जब आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के थ्रू जब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो मेमोरी रिटेंशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, आपको वो चीज याद रहती है काफी समय तक। और तीसरा सबसे बड़ी बात आती है इसमें, यूनिवर्सल लैंग्वेज। ग्राफ कैसी है, इट इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इसमें आपका भाषा क्या है आपकी, आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, हिंदी आती है कि नहीं आती है, आपको अदर लैंग्वेजेस आती है कि नहीं आती है, उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ग्राफ में किसी भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज आता है। तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, कॉग्निटिव सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड रिसर्च। क्या इंपॉर्टेंस है इसका, जो ग्राफ बना रहे हैं आप आसानी से आपके जो डेटा है, जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आप आसानी से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, उसको समझाने में मदद करी, हेल्प कि ये चीज दिखाई पड़ रही है, ग्राफ में ऐसा बनाया, रिजल्ट ये आए थे, आप टेबल ये बात बोल रही है, ग्राफ में ये चीज दिखाई पड़ रही है स्पष्ट रूप से, है ना। तो क्या होता है, रिसर्च में इसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो सबसे पहली बात, पैटर्न एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। क्या पैटर्न है ना, किस पैटर्न पे आपके रिजल्ट जा रहा है, ट्रेंड क्या बता रहा है ना। जैसे जेंडर को लेके आप देख रहे हैं तो जेंडर को लेके अब ट्रेंड चेंज हो रहा है कि गर्ल्स बहुत ज्यादा आगे हैं, बॉयज पीछे रह जा रहे हैं, तो ट्रेंड क्या आइडेंटिफिकेशन बता रहा है। दूसरी बात, आउटलेयर डिटेक्शन, है ना। जो एक्सट्रीम जो स्कोर्स हैं उनको आसानी से हम यहाँ पर डिटेक्ट कर पाते हैं, पहचान पाते हैं ग्राफ को देख के। तीसरी बात, डाटा एक्सप्लोरेशन। आप आसानी से जो भी आपके प्रदत्त हैं उनको ग्राफ के थ्रू देखकर आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं और बता पाते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंस आता है ऑप्टिमाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यहाँ पर जो भी आप ग्राफ बना रहे हैं वो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करती है। कैसे करती है हेल्प, तो यहाँ पर जो कुछ भी चीज आप बना रहे हैं कैसी है, वो विजुअलाइज है, वो दिखाई पड़ रही है ना। विजुअलाइजेस स्कार्सिटी बाउंड्रीज तक, कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है वो चीज हमको समझ में आ रही है, लोएस्ट और हाईएस्ट लेवल तक। दूसरी बात, डिफाइंस द फीजिबल रीजन, है ना। फीजिबल रीजन कौन कौन से है जहाँ पे लचीलापन है वो चीज भी स्पष्ट यहाँ दिखाई पड़ता है। आइडेंटिफाइज कॉर्नर एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम कॉर्नर्स कौन कौन से हैं ग्राफ बनाने से हमको समझ में आ जाता है, वो भी क्लियर हो जाता है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो ग्राफ आपने बनाया उससे क्या क्लियर हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्लियर हो जाती। ठीक, इसके बाद इंपॉर्टेंस है क्विक
कंपैरिजन। आप ग्राफ अगर आपने बनाया है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं या दो अलग अलग तरह के डेटा आप ले रहे हैं, अलग अलग लोकल्स लेके आपने रूरल एरिया अर्बन एरिया में, उसको वहां पे आप इजीली कंपैरिजन कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कंपैरिजन है ना, प्रत्यक्ष रूप से आप तुलना कर सकते हैं आसानी से कि इसमें इस तरह से दिखाई दे रहा है हाई लेवल पर जा रहा है, लो जा, या यहाँ पर बॉयज हाई जा रहे हैं परंतु दूसरे में गर्ल्स हाई जा रही है, ठीक है ना, इस रीजन की। एक्सपोजर्स मैथमेटिकल स्पेशल केसेस, यहाँ पर जो ग्राफ होता है, ग्राफ से जो स्पेशल केसेस हाईलाइट हो जाते हैं तो आप आसानी से उसको एक्सपोज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चार इसके इंपॉर्टेंस हो गया। कौन कौन से? कॉग्निटिव सिंप्लिसिटी कर देता है, क्लैरिटी हो जाती है ग्राफ में, डाटा इंटरप्रिटेशन और रिसर्च में हेल्प कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो जाती है, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे। फिर यहाँ पे क्विक कंपैरिजन है ना, आसानी से आप तुलना कर सकते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया है। इतनी बात समझ में आ रही? अब चलिए आगे बात करते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। ग्राफ आप प्लॉट करते हैं तो उसकी लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशंस क्या क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ग्राफ को अकेला देख के आप एक्यूरेसी नहीं बोल सकते, मतलब वो सटीक चीजें नहीं बता सकते। एक्यूरेसी इश्यूज जो है यहाँ पर डेवलप होते हैं। ग्राफ के साथ साथ हमको पूरी कैलकुलेशन की भी जरूरत होती है, और जो टेबल्स बना रहे हैं उन टेबल को आपको एक्सप्लेन करने में ग्राफ मदद कर सकता है, परंतु पूरा का पूरा ग्राफ सर्वे सर्वा नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन होती है कैनॉट हैंडल इंटीजर कांस्टेंट, है ना, जो इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं उनको ग्राफ हैंडल नहीं कर पाता। तीसरी बात, वेरिएबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। वेरिएबल रिस्ट्रिक्शन मतलब जो चर है, अगर ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स हैं, तो आप इजीली ग्राफ बना लेते हैं, है ना, परंतु आपने रिसर्च किया है वहां पे मोर देन टू, आप वहां पे आप इंटरेक्शनल इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, अंतःक्रियात्मक प्रभाव सबका इकट्ठा। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको 3D या फिर आपको SPSS का यूज करके फिर आप बना सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पर सिंपल ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो ये इसका एक लिमिटेशन है, वेरिएबल रिस्ट्रिक्शन। समझ में आ रही बात इतनी? ठीक। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफ। किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखें, सबसे पहले क्या होती है, इसमें एक्सेस होती है। एक्सेस को आप कहते हैं अक्ष हिंदी में। ठीक है, अक्ष मतलब जो कुछ भी आप ग्राफ बना रहे हैं उस ग्राफ में तो एक्सेस होती है ना। द फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे अपन एक्स एक्सेस कहते हैं, और एक आपकी वर्टिकल लाइन होती है जिसे आप कहते हैं वाई एक्सेस। ठीक है, ये एक्सेस होती है। ओरिजिन, इसको हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। तो इंटरेक्शनल पॉइंट जो होता है जहां पर कि दोनों एक्सेस आपस में क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? इंटरेक्शनल पॉइंट जो होते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। इसको आप इस चित्र से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपने ग्राफ बनाया तो इस पे ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, दोनों एक्सेस हो गई, अक्ष हो गए। ठीक है, दोनों अक्ष कहाँ मिल रहे हैं? इस बिंदु पर मिल रहे हैं, ये इसका ओरिजिन है, ये मूल बिंदु। ठीक, समझ में आ गई बात इतनी? ठीक। इससे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो भी आप प्लॉट बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, प्लॉट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट मतलब आपका कैसा स्वतंत्र चर है, वो हमेशा कहाँ ड्रॉ होगा? आपके एक्स एक्सिस पे होगा, जो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, जो कि क्या है? समानांतर है, पृथ्वी के समानांतर है, उसमें आप क्या बनाएंगे? स्वतंत्र चर को लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। और वाई एक्सिस पर क्या बनाएंगे आप? डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि आश्रित चर है, उसको किस एक्सिस पे लेंगे? वाई एक्सिस पे लेंगे। चौथी बात, एक्स एक्सिस शुड बी बिगर देन वाई एक्सिस। आपने जो प्लॉट बनाया ऐसे, है ना, तो इसमें एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा थोड़ा सा वाई एक्सिस के कंपैरिजन में बड़ा होता है। जनरली इसका रेशो जो रखते हैं 4:3 का या 5:4, इस तरह ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्कोर्स है, आपका जो डेटा है वो कितना बड़ा है। ठीक है, पांचवी बात, लेबल्स एंड टाइटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपन शीर्षक लिख रहे हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? लेबल्स और टाइटल को शीर्षक। टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन व्हाट द ग्राफ, है ना। हम जो हमेशा ध्यान रखिए, आपने अगर ग्राफ बनाया है, ग्राफ के ऊपर टाइटल लिखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ग्राफ के अंदर जितने भी आपके वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी लेबलिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट
जो लिख रहा है क्या बता रहा है, एक्सप्लेन व्हाट द ग्राफ ना, ग्राफ किस चीज का बनाया है, एंड इंडिविजुअल एक्सिस प्रेजेंट, वाई एक्सिस पे क्या बता रहे हैं और एक्स एक्सिस पे क्या बता रहे हैं। तो उसको नामांकित करना बहुत जरूरी है। टाइटल में शीर्षक भी लिखेंगे आप, टेबल नंबर या ग्राफ नंबर ये और ये किस चीज का है उसका आप पूरा टाइटल लिखेंगे, और जो एक्सेस है उस एक्सेस को पूरी तरह से डिफाइन करना नहीं भूलेंगे। ठीक है। छठी बात यहाँ पर स्केल, द सेट इंटरवल मार्क ऑन द एक्सेस टू एक्यूरेटली मेजर्स वैल्यू। जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ही आप स्केल को डिसाइड करेंगे, है ना। जो आप शीट लेते हैं तो उसमें आप देखते हैं स्क्वायर बने रहते हैं, उसमें काउंट करके आप उसको मार्क करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो इक्वल हो। सेवेंथ जो ये बात आती है, जो भी ग्राफ बनाए शुड बी अट्रैक्टिव, कैसा होना चाहिए, वो साफ सुथरा हो और अच्छा दिखाई पड़े। जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए एक डायग्राम जो आप ड्रॉ करते हैं, तो आपकी ये एक्सेस हो गई एक्स एक्सेस, ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल है ये कैसी है, ये एक्स एक्सेस, और जो वर्टिकल है वो है वाई एक्सेस। ठीक है। और वाई एक्सेस पे आपने इक्वली जो है ये डिवाइड है, 1 2 स्केल, ठीक है, 3 4 5 6 1। और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है ये हमेशा किस में होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में स्कोर्स होते हैं। और जो ओरिजिन है उसको आप अपन कैसे शो करते हैं, जीरो से। ठीक है। नीचे भी जाएंगे तो नीचे की तरफ क्या है, -1 2 3 4 -6 तक। ऊपर की ओर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब आप देखते हैं ये वाला जो आपने फोर्थ पार्ट में इसको डिवाइड किया इस स्क्वायर को, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है जहां पर कि दोनों साइड पॉजिटिव है कहलाता है क्वाड्रेंट 1। उसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला क्वाड्रेंट 2 हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्लस है और एक माइनस है। और जो नीचे वाला है आप एंटी क्लॉकवाइज इसे घूमेंगे, ये क्वाड्रेंट 3 हो जाता है, जिसमें माइनस है, दोनों कैसे हैं, माइनस है। और फिर आप घूमेंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो गया क्वाड्रेंट 4, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है बार डायग्राम, जिसको आप स्तंभ रेखा चित्र भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभ रेखा चित्र, बार डायग्राम। ठीक है। जो बार डायग्राम होता है या स्तंभ रेखा चित्र होता है, ये नो डाउट सब विजुअल तो है ही, विजुअल टूल है हमारे जो डेटा है उसको शो करने के लिए। दैट यूजेस रेक्टेंगुलर बार, इसमें क्या होता है, जो भी डायग्राम बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर बार्स है, टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए। जो भी आपके पास डेटा है उस डेटा में जो भी कैटेगरीज है उन कैटेगरीज को कंपेयर कर रहे हैं, परंतु आप किस फॉर्म में बना रहे हैं, बार के जैसे फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है ना। द लेंथ और height of each bar is directly proportion to the value it represents। जो भी उसकी वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही आप उसको बनाते हैं। ठीक है ना। वैल्यू बड़ी है तो उतनी ही लेंथ आप लेंगे, उतनी ही हाइट लेंगे। ठीक है। कैसे लेंगे इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करना है, बार डायग्राम है ना, तो आपने यहाँ पे लिया है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। शोइंग फेवरेट फ्रूट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है। किसी भी एक क्लास में 25 बच्चे हैं, उन 25 बच्चों के जो क्या पसंदीदा फल है ना, उसको आप ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब उनका डेटा कलेक्ट किया तो आपने देखा जो फ्रूट्स आपने लिए, 4 फ्रूट्स लिए। ठीक है। मैंगो, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। ठीक है। तो आप जब डेटा कलेक्ट किया तो पता पड़ा कि जो 25 स्टूडेंट्स है उसमें से 10 स्टूडेंट्स ऐसे जिनको मैंगो पसंद है, 6 बच्चे ऐसे जिनको एप्पल पसंद है, 5 बच्चे ऐसे जिनको बनाना पसंद है, सिर्फ 4 बच्चे ऐसे मिले जो कि जिनको ऑरेंज पसंद है। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, टाटा टेबल जब आप बनाए आपने फ्रूट का, ये किस पे बना रहे हैं आप, एक्स एक्सिस पे। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपने किस पे लिया, दिए वाई। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपने इसको बनाएंगे ग्राफ को तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपने टाइटल दिया फेवरेट फ्रूट्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स, है ना, द ग्राफ शोइंग। ठीक है। और इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है फ्रूट्स और कौन कौन से फ्रूट्स है, मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनकी लाइकिंग के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ से वैल्यू स्टार्ट की 0 से, है ना, फिर 2 4 6 8 10।
मैक्सिमम आपके पास 10 है तो 10 और आगे एक 12 लिया होगा। आपने ड्रॉ किया तो यहाँ पर एग्जैक्ट कितना हुआ 10, है ना। फिर दूसरे में 6 है, मैंग एप्पल कितने लोग 6 पर, और यहाँ पर बनाना 5 और 4। तो आप इस बार डायग्राम को एट ए ग्लांस देख के आपको समझ में आ जाता है कि एक क्लासरूम में जहाँ पे 25 स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स में लाइकिंग क्या है, उनका फेवरेट फ्रूट क्या है, कितने प्रतिशत में है। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब आप लोग एक काम करेंगे, आप कोई भी एग्जाम्पल को लेके और बार डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप देख लेंगे क्वेश्चन पेपर से या किताब से, और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा डायग्राम होता है पाई चार्ट या सर्कल डायग्राम। सर्कल डायग्राम को हम वृत्त भी कहते हैं, ठीक है। चार्ट हो गया, और वृत्त। वृत्त को कैसे बनाते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट यूजेस अ सर्कल, हमेशा सर्कुलर शेप में होता है, राउंड, ठीक है ना। इस शेप में आप इसको बना रहे हैं, बिल्कुल राउंड है, जैसे ये मैंने हाथ में लिया हुआ है, ठीक है। इस राउंड शेप में है और डिवाइडेड इनटू स्लाइस, है ना। ब्रेड की स्लाइस होती है, उसे स्लाइस में इसको डिवाइड करते हैं। स्लाइस भी कह सकते हैं इसको आप, सेक्टर्स भी कह सकते हैं। वेयर द साइज ऑफ ईच स्लाइस रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनल शेयर, है ना। ये ध्यान देने वाली बात है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, उसका जो कुछ भी प्रतिशत, जितनी भी आपकी आवृत्तीय फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से, और परसेंटेज ऑफ अ टोटल, या कितना प्रतिशत दिया हुआ है अलग अलग। कैसे इसको आगे और समझते हैं अच्छे से। तो कैसे आप बनाएंगे इसको, तो जो एंटायर सर्कल होता है रिप्रेजेंट 100%, है ना। जो सर्कल बनाया राउंड, वो किसके बराबर अपन मान के चलते हैं, 100% के बराबर है ना। 100% और डाटा, इसको हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। पूरा जो सर्कल होता है, सर्कल का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। यहाँ पे हमने इसको 100% माना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ईच स्लाइड करस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी। हमेशा ध्यान रखिए, जो अलग अलग स्लाइस पता बन हुआ है वो स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। इट्स एंगल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स फ्रैक्शन ऑफ होल बाय 360 डिग्री। कैसे इस बात को आप इस चीज से ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। मान लीजिए आपने किसी भी एक स्कूल के क्लास के फाइनल एग्जाम के रिजल्ट को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो डिवीजन आप देख रहे हैं, कौन कौन से डिवीजन है, डिस्टिंक्शन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, सेकंड क्लास और फेल्ड। तो डिस्टिंक्शन 25 स्टूडेंट्स की आ रही है, फर्स्ट क्लास पास हुए 45, सेकंड डिवीजन में पास हुए 20, और फेल कितने हुए 10, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हो गई, है ना। डिवीजन क्या है, कैटेगरीज है, और उनका ये प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब इसको आप जब फाइंड आउट करेंगे, बनाएंगे, तो कैसा बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक। दिखाई दे रहा है अच्छे से। एनुअल फाइनल एग्जाम रिजल्ट है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा लार्ज डार्क ग्रीन कलर का क्या है, पास फर्स्ट डिवीजन। तो ये कितने हैं यहाँ पे 45%, ये परसेंटेज में आंसर दिया हुआ था, 25%, 45%, 20 और 10। तो सबसे बड़ा पोर्शन किसका दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जिनको डिस्टिंक्शन मिली है 25%, ये ब्लू में दिखा है, ठीक है। तो पास विद डिस्टिंक्शन। और यहाँ पर जो येलो में दिखा रहे हैं, पास सेकंड डिवीजन, ठीक है, 20%। और जो फेल हुए हैं वो 10%। आप देखिए इस पाई डायग्राम को देख के, और बिल्कुल कलरफुल आपने बनाया है, दिखने में भी सुंदर लग रहा है, और देखते से ही आसानी से समझ में आ जा रहा है कि कितने ज्यादा फर्स्ट डिवीजन पास हुए, सेकंड और फेल कितने हुए, ठीक है ना। इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके पास जो परसेंटेज है ना, चेंज परसेंटेज ऑफ रिजल्ट इन डिग्री, डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय 100 इंटू परसेंटेज ऑफ जो भी स्कोर आपको मिले, ठीक है। इसको आपने किया मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर हमने शुरू में ही बताया आपको, 100% किसके बराबर लिया हमने, 360 डिग्री के बराबर लिया हुआ है। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 25% को आपने कैलकुलेट किया, तो ये हुआ आपका 360 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25, कितना हुआ है आपके पास, 90 डिग्री। देखिए यहाँ किस में आ रहा है आपके पास ये आंसर, 90 डिग्रीज में आपने कैलकुलेट किया। डायग्राम में जो शो किया था आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितना है ये 90 डिग्रीज में एंगल, ठीक है।
दूसरा आपने, अब आप इसको फटाफट कैलकुलेट करेंगे आप लोग। 45% को कैलकुलेट किया, 360 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 45, कितना हुआ ये, कितना कैलकुलेट हुआ ये? 45 को आप लेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 162 डिग्री। 20% का आपने कैलकुलेट किया, 360 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये, 72। हम्म। फिर 10 का आपने निकाला, 360 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, ये आप कैलकुलेट करिएगा कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकाल लिया, और उसी इन्हीं वैल्यूज को आपने इक्वली डिवाइड करके आपने यहाँ पर जो सर्किल है उस सर्किल में आप वैल्यूज को भरेंगे और उसको कलर कर देंगे अलग अलग। तो आपका जो डायग्राम है वो ज्यादा, पाई डायग्राम है, बहुत कलरफुल और अच्छे से समझ में आएगा, और एग्जैक्ट आप वैल्यूज को बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पाई डायग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, ठीक है, वृत्त क्या होता है, कैसे बनाएंगे, है ना, कैसे वैल्यूज को, परसेंटेज को हम डिग्री में चेंज करेंगे, ये आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं हिस्टोग्राम। इसको स्तंभाकृति भी बोलते हैं। हिस्टोग्राम को क्या बोलते हैं, स्तंभाकृति। नो डाउट ये भी ग्राफिकल चार्ट है ना। यहाँ पर क्या होता है, जो आप हिस्टोग्राम बनाते हैं ये कंटिन्यूअस डेटा से बनाते हैं। कंटिन्यूअस डेटा, डिस्क्रीट डेटा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डेटा इनटू इक्वल रेंजेस में, ठीक है, जब इक्वल रेंज में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कहलाते हैं, कॉल्ड बिन्स, ना, क्लास इंटरवल जो बना है क्या कहलाते हैं, बिन्स। एंड डिस्प्ले देम एज टचिंग बार। जो बार बनेंगे आपस में कैसे होंगे, आपस में एक दूसरे से टच करते हुए बनेंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम को अगर डिफाइन करें तो हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द क्लास फ्रीक्वेंसीज इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाया वर्टिकल रेक्टेंगल्स। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी हमारे पास हिस्टोग्राम बन रहे हैं वो कैसे हैं, वर्टिकल रेक्टेंगल्स हैं। बार कैसे हैं, वर्टिकल है और रेक्टेंगल शेप में बनते हैं। ठीक है, और इक्वली ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया है उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं किस फॉर्म में, बार के फॉर्म में। और सारे के सारे क्या है, कंटिन्यूअस डेटा है, तो आपस में सटे हुए हैं, वो टच कर रहे हैं एक दूसरे से। बात करते हैं इसके स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है इसका, आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा डिटरमाइन इंटरवल और बिन्स। ठीक है, इंटरवल्स, क्लास इंटरवल को अपन बिन्स भी कहते हैं। व्हेन अनग्रुप डेटा, अगर आप मान लीजिए आपके पास कैसा डेटा है, अनग्रुप डेटा है ना, तो आपके पास जब अनग्रुप अव्यवस्थित आंकड़े हैं तो उन अव्यवस्थित आंकड़ों को आप व्यवस्थित आंकड़ों में बदलेंगे। ठीक है, व्यवस्थित आंकड़े में जब बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, बिल्ड अ फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, फिर आप एक्सेस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ड्रॉ एक्सेस करने के बाद आप जो ड्रॉ द बार, है ना, इस ड्रॉ बार का ड्रॉ करने का जो रूल मैंने अभी आपको बताया, कंटिन्यूअस डेटा है तो यहाँ पर जो रूल है इसका, व्हेन द डाटा इज कंटिन्यूअस, है, डाटा कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है, सतत है, तो द बार मस्ट बी टच ईच अदर विथ नो गैप्स इन बिटवीन, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप में यहाँ देखिए, आपके पास टेस्ट स्कोर आपने लिया, फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स के आपके पास स्कोर है, मैथमेटिक्स क्लास के मैथ्स के उनके जो टेस्ट है, 55, 62, 68, 71, 73, 75, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 98। ये आपके पास क्या है, मैथ्स क्लास के टेस्ट स्कोर आया है स्टूडेंट्स के। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के। तो आपने पहला स्टेप क्या किया, ग्रुप इनटू पिंस, आपने क्लास इंटरवल में इसको बांटा है ना। तो बहुत बड़े बड़े, बहुत लंबे चौड़े, ज्यादा सारे क्लास इंटरवल बना के आप क्या करेंगे, काउंट फ्रीक्वेंसी टेबल, तो ग्रुप 10 स्कोर इनटू इंटरवल्स ऑफ 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स के आपने ग्रुप बनाए। तो यहाँ पर आपने यहाँ लिया स्कोर इंटरवल बिन्स, और यहाँ पे उनके पास कितनी फ्रीक्वेंसी उनको आप टैली कर लेंगे। तो पहले आपने बनाया 50 to 59, है ना। तो इस जो रेंज दिया हुआ है, इस रेंज में आप देखेंगे कितने स्टूडेंट्स है जो 50 to 59 के बीच में आ रहे हैं, है ना। तो इसको काउंट किया तो कितने आए यहाँ पर, 1। फिर दूसरा आपने ग्रुप बनाया 60 to 69, देखिए हर के बीच में कितने है, इंटरवल कितना है, लेंथ कितना है क्लास इंटरवल का, 10 का है। 3 है, 70 to 79 में कितना है, 4 है। 80 to 89 में कितना है, 5 स्टूडेंट्स हैं। और 90 to 99 में है 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आपने आप ड्रॉ करेंगे।
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ड्रॉ द हिस्टोग्राम। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पहले आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स बनाएंगे, उसको लेबलिंग करेंगे टेस्ट स्कोर, है ना, विथ इंटरवल ऑफ 50 to 59, 60 to 69, 100 तक, ठीक है ना। मार्क, और नीचे की तरफ एक्स एक्सेस है उसके नीचे आप लिखेंगे पूरा, ठीक है। दूसरा आप बनाएंगे वर्टिकल एक्सेस बनाएंगे, वाई एक्सेस लेवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साइड में लिखेंगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसीज, है ना, विथ नंबर ऑफ 1 to 7 मार्क वर्टिकली, हमेशा वर्टिकली उसको मार्क करेंगे, है ना। तीसरी बात, आप यहाँ पे बार बनाएंगे, ड्रॉ द टचिंग वर्टिकल बार्स फॉर ईच इंटरवल, ईच बार फॉर 90 to 99 विल बी द टॉलेस्ट हाइट। वहां पे नंबर ऑफ कितने हैं, 7। तो इस ग्रुप में कितना है, 90 to 99 में कितने, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है 7। तो यहाँ पर बार जो बनेगा सबसे लंबा बनेगा, और सबसे छोटा बार कहाँ बनेगा, 50 to 59, यहाँ पे केवल एक ही फ्रीक्वेंसी, तो शॉर्टेस्ट कौन सा बना, 50 to 59 विल बी द शॉर्टेस्ट हाइट ऑफ वन। इतनी बात समझ में आ रही। अब इसको ग्राफ के फॉर्म में अपन देखते हैं। ये आपने ग्राफ बनाया हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दी हुई थी उसकी। तो यहाँ पर आपने इस साइड जो वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ, फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर जो आपके क्लास इंटरवल है उनको आपने लिया हुआ है, ठीक है, रेंज बनाया आपने। तो आपने देखिए कंटिन्यूअस डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा है तो आप इसके लोअर लिमिट को शो करेंगे, 49.5, 59.5, फिर 59.5 से 69.5, 79.5, नेक्स्ट 89.5, 99.5, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए जो ओरिजिन है कहाँ से, जीरो से ही शुरू होगा, ठीक है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जब भी आप डायग्राम बनाए उसमें हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे, उसको जीरो से शुरू करेंगे। और यहाँ पे अपन ने फ्रीक्वेंसी जो है 1 से लेके क्या कहाँ तक ली हुई है, 8 तक, मैक्सिमम 7 है तो हमने एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है यहाँ पर 8 तक, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे वर्टिकल बनाया, ठीक है। और सारे के सारे बार डायग्राम क्या है, आपस में सटे हुए, कंटिन्यूस डेटा है इसलिए यहाँ पे आपस में सटे हुए हैं, है ना। तो आप इस डायग्राम को देखते से ही आप समझ में आ जाते हैं कि लोएस्ट ये, हाईएस्ट ये, है ना। तो लोएस्ट कौन सा रेंज है, जो 50 to 59, है ना। हाईएस्ट कौन सा है, जो 90 to 100 वाला जो है वो हाईएस्ट बार है, ठीक है, सब लॉन्गेस्ट बार है। समझ में आ रही है इतनी बार, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से। और अगर कोई परेशानी जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखे पूछ सकते हैं। परंतु इसके लिए पहले जरूरी है आप कुछ किताबों को उठाएंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बार डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है, पाई डायग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, और फिर आप बात करेंगे। और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे शुरू करेंगे, नेक्स्ट ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।